फ्रेंड्स, ये स्टोरी का अंतिम भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। राज ने जब प्रिया के पापा के मुंह से ये सुना कि प्रिया की शादी वो तय कर चुके हैं और जल्दी प्रिया की शादी होने वाली है, तो राज को लगा कि जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अंदर से पूरी तरह टूट चुके राज ने प्रिया के पापा के पैर छुए और वहां से चला गया। इधर प्रिया का रो रो कर बुरा हाल था। उसने घर वालों को समझाने की लाख कोशिशें की कि राज बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, ना वो कोई नशा करता है, लड़कियों की बहुत इज्जत करता है, आज जो कुछ भी है अपने दम पर है, बातचीत करने में बहुत अच्छा है, उसके ख्यालात अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। प्रिया के घर वालों ने उसे बहुत डांटा कि तुझे पढ़ाया लिखाया, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि कहाँ कमी रह गई थी हमारी लाड प्यार में। प्रिया ने घर वालों को बहुत समझाया कि उसे उनकी इज्जत की परवाह है। आज तक राज ने ना उसे कुछ गलत कहा है, ना ही उनके मन में कभी कुछ गलत आया है। प्रिया की भाभी ने प्रिया के घर वालों के सामने तो कहा कि बच्ची है, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, पर मनी मन उनके कोई और प्लान चल रहा था। प्रिया के पापा, बहू, इस लड़की को मेरी नज़रों से दूर ले जाओ, मैं नहीं चाहता कि जवान बेटी के ऊपर मेरा हाथ उठे। प्रिया की भाभी प्रिया को उसके कमरे में ले जाती हैं। कमरे में जाते ही प्रिया भाभी के गले लग जाती है और रोने लगती है। प्रिया, भाभी, मैं राज के बिना नहीं रह सकती। भाभी, तू चिंता मत कर प्रिया, सब कुछ सही होगा, मैं करती हूँ घर वालों से बात। प्रिया, भाभी, आप प्लीज़ घर वालों को मना लीजिए, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, आपको भगवान की तरह पूजूंगी। भाभी, ओके प्रिया, तू चिंता मत कर, मैं बात करती हूँ, तू सो जा, आराम कर, ज़्यादा रोना मत, तबीयत खराब हो जाएगी। प्रिया को सुलाने के बाद प्रिया की भाभी सीधे बैठक में पहुंचती है। वहां पर सारे होते हैं। भाभी, देखो मम्मी पापा, बात हमारे घर की है, इज्जत से जुड़ी हुई है, दो बच्चियां और भी हैं हमारे। प्रिया का एक गलत कदम हमारे पूरे समाज के अंदर नाक कटवा कर रख देगा और इन बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। पापा, कहना क्या चाहती हो बहू, कैसा गलत कदम? प्रिया, पापा जी, बात थोड़ी कड़वी है, हो सकता है आपको गलत भी लगे, हमारी लाडली की जवानी उबाल मार रही है, हमें वक्त रहते उसकी शादी कर देनी चाहिए। पापा, बहू के कड़वे बोल सुनकर गुस्सा आ जाते हैं। क्या बकवास है बहू, अभी उसकी पढ़ाई चल रही है। प्रिया, सच्ची बातें हमेशा बकवास ही होती है पापा जी, मैं आपकी बहू हूँ और प्रिया की भाभी, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है और वो कैसी पढ़ाई करती है ये तो हम सबके सामने आ ही गई है। इतने दिन तो हम अंधेरे में थे, पर अब क्यों जानबूझकर आंखें मूंद रहे हो आप? वो भाग जाएगी किसी दिन उस राज के साथ। अभी मुझे कह रही थी कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये नई नई जवानी का भूत है, इसमें भले बुरे का ज्ञान नहीं होता है। जल्दी से शादी कर दीजिए, अपने आप परिवार में घुल मिल जाएगी। पढ़ाकर कौन सा तुम उसे कलेक्टर लगा रहे हो? पापा, पर बहू इतनी जल्दी शादी, कोई अच्छा लड़का तो मिले। भाभी, कैसा लड़का चाहिए? पापा, हमारे समाज का हो, दो पैसे ढंग की कमाता हो, परिवार अच्छा हो, नशा वगैरह ना करता हो, हमारी प्रिया की पढ़ाई जारी रख सके, होनहार बच्ची है, जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। इन सब की बातें प्रिया दरवाजे के पीछे से सुन रही थी। वो सामने आती है। प्रिया, थैंक यू भाभी, अच्छी इज्जत उजाल रही हो हमारी, शाबाश, एक औरत हो करके भी तुम एक लड़की का दर्द नहीं समझ सकी। और हाँ बाबा, जो आप ढूंढ रहे हो ना, वही सारी क्वालिटी है राज में, आप एक बार उनसे मिलकर देखिए, आपको गर्व होगा अपनी बेटी के पसंद पर। भाभी, इज्जत तो तुम हम सबकी उछाल चुकी हो प्रिया, उस राज के साथ तुम्हारी शादी हर किस नहीं हो सकती, हमारी दो बच्चियां और भी हैं, एक दिन में तुम हमारी इज्जत उछाल कर रख दोगी। लोग तरह तरह की बातें मनाएंगे कि जिसके पास पढ़ती थी उसी से आंखें चार कर ली। इस घर की बहू हो करके भी मुझे इज्जत का इतना ख्याल है, और तुम एक बेटी हो करके भी अपने माँ बाप की भावनाओं को नहीं समझ सके। पापा, आदित्य, प्रिया का छोटा भाई, प्रिया को उसके रूम में लेकर के जाओ। प्रिया के जाने के बाद, पापा, मैं देखता हूँ कोई लड़का प्रिया की शादी करनी है जल्दी। भाभी, पापा,
मैं आप लोगों को एक ऑफर दे रही हूँ। इतनी जल्दी जाने माने परिवार का कोई लड़का कहाँ से मिलेगा? मेरा भाई रणजीत एसएससी की तैयारी कर रहा है, जल्दी नौकरी भी लग जाएगा और हमारा परिवार तो आप जानते हो बहुत सीधा साधा है। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं बात करूं। हालांकि नौकरी से पहले रणजीत का कोई इरादा नहीं है शादी करने का, लेकिन अपने घर की इज्जत के लिए मैं उसे मना लूँगी। पापा थोड़ा सोचने के बाद, ठीक है, तुम समधी जी से बात करो। प्रिया की भाभी कांता कुटिल मुस्कान के साथ अपने भाई को फ़ोन करती है। कांता, बधाई हो, रणजीत दूल्हा बनने की तैयारी कर। रणजीत, कमाल है दीदी, मान गई क्या प्रिया? कांता, प्रिया माने या ना माने, प्रिया के बाप मान गया है। उसके बाद सारी बात कांता रणजीत को बता देती है। रणजीत, प्रिया को हासिल करना तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। प्रिया के द्वारा मारा गया थप्पड़ याद करता है। कांता, तो ये समझ बहुत जल्दी तेरा ये सपना भी पूरा होने वाला है। रणजीत, थैंक यू दीदी, तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। शाम को जब सभी एक साथ बैठते हैं तो प्रिया की भाभी बताती हैं कि मैंने पापा से बात कर ली है और वो परसों आ रहे हैं शगुन लेकर। रणजीत की इमेज प्रिया के घर वालों के सामने तो अच्छी थी, पर रणजीत प्रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसका कारण ये था कि एक बार प्रिया अपनी भाभी के साथ उनके मायके गई थी। वहीं पर अकेले में मौका पाकर रणजीत ने प्रिया के साथ ज्यादती करने की कोशिश की। तब प्रिया ने जोरदार तमाचा रणजीत को रसीद किया था, जिसकी गूंज आज भी रणजीत के कानों में गूंजती है। इस बात का पता रणजीत के अलावा सिर्फ प्रिया और प्रिया की भाभी को पता है। बस उसी बात की टीस आज भी दोनों के मन में है। पापा, प्रिया तुम्हारी शादी रणजीत के साथ तय किए हैं। तुम्हें रणजीत पसंद है ना? प्रिया, मेरी पसंद या नापसंद का कोई सवाल ही नहीं है उठता है पापा जी, जो आपको पसंद हो कर दीजिए। इतना कहकर प्रिया अपने रूम में चली जाती है। प्रिया की माँ भी पीछे पीछे प्रिया के रूम में पहुंच जाती है। प्रिया अपनी माँ के गले लगकर, माँ मुझे रणजीत बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं राज के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। माँ, रो मत मेरे बच्चे, तू तो जानती है कि तेरे पापा किसी की नहीं सुनते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी तेरे पापा को मनाने की। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे की राज बहुत अच्छा लड़का है। अगर ठाकुर जी ने चाहा तो सब कुछ सही होगा। ठाकुर जी पर भरोसा रख। मेरा दिल कहता है कि तेरी शादी राज से ही होगी। और एक माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता मेरी बेटी, तेरे पापा जरूर मान जाएंगे। प्रिया, माँ अगर पापा ने सोच लिया है तो मैं इसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लूँगी। अगर पापा चाहते हैं तो मैं रणजीत से शादी कर लूँगी। पर मम्मी, तुम्हें मेरे से एक वादा करना होगा। माँ, बोल बेटा क्या चाहिए तुझे? अगर तेरी माँ का बस चले तो दुनिया की हर खुशी तेरी झोली में डाल दूँ। प्रिया, माँ मैं तुम्हें कुछ सामान दे रही हूँ, तुम उस सामान को संभाल कर अपने सामान के साथ रख देना, ताकि मैं जब भी घर आऊँ तो उसे देख सकूँ। प्रिया एक डायरी अपनी माँ को देती है, जिसमें उसने स्कूल टाइम के अपनी सारी यादों को, राज से जुड़ी हर बात को उसमें लिख रखा था। दूसरा वो एक रजिस्टर देती है जिसमें आज तक प्रिया की जिस भी नोटबुक में राज ने अपने सिग्नेचर किए थे वो सारे को काट कर प्रिया ने एक रजिस्टर में चिपका लिए थे। उसके 2 दिन बाद रणजीत के पापा आते हैं और परिवार वाले मिलकर प्रिया की सगाई रणजीत के साथ कर देते हैं। प्रिया के पापा कहते हैं कि हम 2 महीने में ही शादी करेंगे। रणजीत के पापा प्रिया के पापा को विश्वास दिलाते हैं, समधी जी हम प्रिया को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे और इसे ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। इधर प्रिया सब कुछ भूलकर अपनी तैयारी में लग जाती है, क्योंकि 20 दिन बाद उसका एग्जाम होता है पीएमटी का, और शादी में बाकी होता है 1.5 महीना। पिछले 10-15 दिन में उसने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा था। ऐसे में फिर से खुद को तैयार करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी प्रिया ने कोशिश की कि तैयारी अच्छे से हो जाए। इधर राज ने पहले तो सोचा कि वो अपने पापा को भेजे प्रिया के पापा से बात करने, लेकिन जब उसे ये पता चला कि प्रिया की शादी तय हो चुकी है तो उसने खुद ही प्रिया के पापा से बात करने का प्लान बनाया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके पापा के आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुँचे। क्योंकि 99.9% तो चांस तो मना करने के ही थे, लेकिन उसने अंतिम बार प्रयास करने की कोशिश की आज की, और वो लेटर लेकर प्रिया के पापा के पास पहुंचा था आज। लेकिन प्रिया के पापा के मना करने के बाद राज पूरी तरह से टूट चुका था और वो प्रिया के पापा के पैर छूकर वहां से निकल गया। इधर रात के 9 बजे तक राज अपने घर नहीं पहुंचा तो सबको बहुत फिक्र होने लगी कि पापा ने बार बार राज का फ़ोन ट्राई किया पर फ़ोन लग ही नहीं रहा था। पापा ने तुरंत देव को फ़ोन किया और पूछा कि पापा, देव बेटा, राज तुम्हारे पास है क्या?
देव, नहीं अंकल, राज तो आज सुबह से ही उसे नहीं मिला। क्या बात है अंकल, सब कुछ ठीक तो है ना? पापा, बेटा, राज सुबह से घर नहीं आया और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। उसका माँ खाने पर उसका इंतज़ार कर रही है। हमने किसी ने खाना नहीं खाया अभी तक और वो आ नहीं रहा है। तो तुझे फ़ोन किया, तुझे पता है कि वो कहाँ जा सकता है? देव, ओके अंकल, मैं पता करता हूँ, आप चिंता मत करिए। देव फ़ोन काटते ही तुरंत वहाँ से भागा और पहुँच गया सीधा उसी ठिकाने पर जहाँ अक्सर राज तब जाता है जब वो परेशान होता है। जब देव झील किनारे पहुँचा तो राज कान में ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था। गाना चल रहा था, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। देव ने ईयरफोन निकाला और अपने कान में लगाया। देव, वाह राज, आज तो इतना दर्द भरा गाना, क्या बात है, परमानेंटली ब्रेकअप हो गया है क्या भाभी से? राज, हाँ यार, कुछ ऐसा ही समझ। और हंसने लगता है, फिर हंसते हंसते रोने लगता है। देव, सॉरी राज, मैंने तो मजाक की थी यार। राज, कोई बात नहीं देव, तेरा मजाक जिंदगी के मजाक से तो बड़ा नहीं है यार। देव, क्या पहेलियां बुझा रहा है यार, सीधा सीधा बताना बात क्या हुई है? राज सारी बात देव को बताता है कि कैसे उसने आज आखिरी बार प्रयास किया था और प्रिया के पापा ने मना कर दिया और साथ में ये भी कहा कि उन्होंने प्रिया की शादी फिक्स कर दी है। यार देव, एक बात बता, क्या कमी है यार मेरे में? मैं अच्छा नहीं दिखता क्या? मैं उसकी जाति का भी हूँ, फाइनेंशियली भी उनसे ठीक हूँ, जॉब भी है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर भी उन्होंने मना कर दिया यार, सिर्फ इसलिए कि मैं उसे पसंद करता हूँ और वो मुझे। लोग हमारे बारे में कोई बातें ना बना लें सिर्फ इसलिए यार कि लोग क्या कहेंगे। सही होते हुए भी हम कब तक जमाने से डरते रहेंगे? देव, देख राज, पहले तू घर पर फ़ोन कर और उनको बता कि तू मेरे साथ है और आज रात तो मेरे पास ही रखने वाला है। राज घर पर फ़ोन करके बता देता है कि वो आज रात देव के पास ही रुकेगा। जब वो घर पर बात कर रहा होता तभी बीच में किसी का कॉल आ रहा था। राज ने देखा तो वो प्रिया का कॉल था। उसने मम्मी को बाय बोला और प्रिया की कॉल रिसीव की। राज, हेलो प्रिया। राज, पहले तो पिंकी को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोल देना, आज उसका जन्मदिन है। दूसरी बात मेरी ध्यान से सुनो, मेरे पास वक्त बहुत कम है, तुम कुछ मत बोलना, जो मैं बोल रही हूँ वही सुनो। मंडे को मेरा एग्ज़ाम है 11 बजे से 2 बजे तक। आकाश भैया मुझे 10:30 बजे सेंटर छोड़ देंगे। मुझे एग्ज़ाम नहीं देना। उस दौरान तुम मुझे किसी एकांत सी जगह ले जाना। आखिरी बार मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। और हाँ, मेरा लॉकेट मुझे वापस कर देना मंडे को 10:30 बजे। एड्रेस मैं तुम्हें मैसेज कर रही हूँ, रिप्लाई मत करना। इतना कहकर प्रिया फ़ोन रख देती है। देव, देख यार राज, प्रिया तुमसे बहुत प्यार करती है, मैं तुम दोनों को अलग होते नहीं देख सकता। राज मुस्कुराते हुए, तो मिस्टर देव बाबू, तुम ही बता दो, तुम्हारे पास कोई उपाय है तो वो कर लेते हैं। देव, देख यार राज, ऐसी सिचुएशन में तू हंस कैसे सकता है? पागल हो गया तू? मेरे पास एक उपाय है, तुम और प्रिया भाग जाओ बस। 2-3 महीने में सब साथ हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, पीछे से अंकल आंटी को मैं संभाल लूँगा। राज, बहुत अच्छा आइडिया है यार तेरा। तो चल एक काम करते हैं, मंडे को तू तैयार है ना? हमें प्रिया से मिलने जाना है, वही डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। देव, ओके। राज और देव घर पहुंचते हैं। राज के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें एड्रेस दिया होता है। मंडे को सुबह दोनों जल्दी कॉलेज के आगे पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में आकाश प्रिया को छोड़कर चला जाता है। प्रिया राज की बाइक को पहचान लेती है और वो बाइक के पास आकर खड़ी हो जाती है। वहीं से देव और राज प्रिया को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। राज, क्या खाना पीना है बताओ? प्रिया, राज, मैं खाने पीने के लिए नहीं, तुमसे ढेर सारी बातें करने के लिए आई हूँ। तुम भी जानते हो ये हम दोनों की आखिरी मुलाकात है। राज, हाँ जानता हूँ पर मानता नहीं। रही बात खाने पीने की तो ये रेस्टोरेंट मेरे मामा जी का नहीं है, यहाँ कोई कुछ नहीं खाता तो उसे लात मार के भगा भी देते हैं। हंसने लगता है। देव, वैसे आखिरी मुलाकात क्यों? शादी के बाद ही मिल लेना। हमारा राज तो जन्मों जन्मों तक तुम्हारा है। प्रिया, तुम्हारा राज जन्मों जन्मों तक मेरा है, पर मैं जन्मों जन्मों तक रणजीत की होने वाली हूँ। देव, क्या नाम बताया? रणजीत? ओल्ड फैशनेबल नेम यार, जिस बंदे का नाम ढंग का नहीं वो क्या ढंग का होगा। प्रिया, जैसा भी है मेरा होने वाला पति है, उसके बारे में कुछ भी गलत मत बोलना, समझे? देव, ओहो, भाभी तो अभी से अपने होने वाले पति की कितनी पक्ष ले रही हैं। तेरा कुछ नहीं हो सकता है राज।
प्रिया, इतनी देर तक सबको हंसाने की कोशिश करने वाली प्रिया अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है और रोने लगती है। राज, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ वफा नहीं कर पाई, पर मैं क्या करूं? मैंने घर वालों को बहुत समझाया पर वो नहीं माने। राज, देव, जा कुछ खाने के लिए ले आ। राज टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करता है और पूछता है, प्रिया, आज तुमने एग्ज़ाम नहीं देकर बहुत गलत किया है। कम से कम एग्ज़ाम तो देना चाहिए था ना। क्या पता है एमबीबीएस में चयन हो जाता, डॉक्टर बन जाती, पहले दुल्हन और बाद में डॉक्टर बन जाती और अच्छे खासे पैसे कमाती। प्रिया, राज, मैं स्टडी करके क्या करूं? मुझे पैसा नहीं, प्यार चाहिए। और क्या फ़ायदा ऐसी स्टडी का जहां मेरे गुणों की कोई कदर ही नहीं होगी। तुम नहीं समझ सकते, रणजीत अच्छा लड़का नहीं है। राज, प्रिया, हाथ में पैसे होंगे तो रणजीत तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। वो तो पूरे दिन डॉक्टर साहिबा करते नहीं थकेगा। हंसकर माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करता है। इतनी देर में देव आ जाता है। देव 3 कॉफ़ी के साथ में कुछ खाने के लिए लेकर आता है। देखो राज और प्रिया, मेरे पास एक प्लान है। तुम दोनों एक काम करो, भाग जाओ। 2-3 दिन बातें होंगी, बाद में कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। प्रिया, ये क्या बकवास है देव सर? मैं मानती हूँ कि मैं राज से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि शादी 4 माँ बाप के आशीर्वाद से और 7 फेरों के साथ लिए गए 7 वचनों के साथ की गई हो ना, तो ही ज़िंदगी में सुकून मिलता है। मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत पर पैर रख कर आगे बढ़ जाऊँ। मेरी अभी एक भाई की शादी हुई है, बाकी भाई बहन अभी कुंवारे हैं। मैं उनकी ज़िंदगी में जहर नहीं घोल सकती। शायद आप एक लड़की होने की कीमत कभी नहीं समझ पाओगे देव सर, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे एक गलत कदम से कई बेटियां कोख में मारी जाएं। देव, तो क्या तुम राज को भूल जाओगी? बताओ, भुला पाओगी राज को? प्रिया, सच्चे प्यार की तड़प और कशिश तो आखिरी सांस तक रहती है देव सर। सच्चा प्यार जिंदगी में एक बार होता है और वो कभी भुलाया नहीं जाता है। मैं कोशिश करूं तो भी नहीं, और ऐसे सवाल करके आप मेरी परीक्षा मत लीजिए। देव, यही तो मैं तुम दोनों को समझाना चाहता हूँ। तुम राज को नहीं भूल पाओगे और राज तुम्हें नहीं भूल पाएगा। किसी और से शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन लिया जाए। तुम लोगों को शादी करनी है तो तुम लोग समझौता कर रहे हो। तुम्हारी इन अच्छी बातों और अच्छाइयों को समझने की कोशिश किसने की है? प्रिया, ये मत बोलो देव सर, क्योंकि हमारे समझौते में कईयों की खुशियाँ छुपी हुई हैं। अगर हमारे दुखी रहने से बाकी लोग खुश रहते हैं तो मुझे अपनी खुशी से बढ़कर उनकी खुशियों की चाहत रहेगी हमेशा। मैं इस समझौते के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। रही बात किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने की, तो रणजीत चाहे जैसा भी है, शादी के बाद वो मेरा पति होगा और मैं अपनी पत्नी धर्म की पूरी तरह निभाऊंगी। ये वादा करती हूँ देव सर आपसे कि मैं रणजीत को कभी धोखा नहीं दूंगी। इसलिए मैंने राज को आते ही एक बात समझाई थी कि ये हम दोनों की आखिरी मुलाकात है। पर एक बात याद रखना, दिल बहुत बड़ा होता है, और विशेषकर एक औरत का दिल। मैं एक अच्छी प्रेम का तो नहीं बन पाई, लेकिन एक अच्छी पत्नी जरूर बनूंगी। एक औरत बहुत सहनशील होती है देव सर। देव, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम लोगों को जो करना है करो। तुम्हारी और आज की फिलॉसफी मेरी समझ से बाहर है। देव उठकर चला जाता है। राज इतनी देर से उन दोनों की बातें सुन रहा था और लगातार मुस्कुराया जा रहा था। प्रिया, सॉरी राज, पर मैं भाग नहीं सकती। राज, मैंने कहा तुम्हें भागने के लिए, और इस बात में देव की गलत नहीं है। वो चाहता है कि हम दोनों खुश रहें। हमारी खुशी के चक्कर में वो सही गलत में फर्क नहीं कर पा रहा है। तुम उसकी बातों को दिल पर मत लो। प्रिया, थैंक यू राज, मुझे समझने के लिए। वैसे तुम हो तो बहुत बड़े बुद्धू ना यार। एक लड़की तुम्हें मिलने के लिए बुला रही थी, वो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड, और तुम अपने दोस्त को लेकर आए हो। राज, तो इसमें क्या? देखो तीनों ने कितनी बातें की है। प्रिया, राज, तुम ना दुनिया में सादगी की विलुप्त तो होती पड़ जाती हूँ। मैं भारत सरकार से अपील करूँगी कि तुम्हारे संरक्षण के लिए उपाय किए जाएं। जोर से हंसती है। राज, प्रिया खूबसूरत तो थी, ऊपर से उसके हंसते समय गालों में पड़ने वाले डिम्पल देखकर राज तो जैसे सम्मोहित हो जाता है और कहीं अलग ही दुनिया में खो जाता है। प्रिया को निहारने लगता है। प्रिया राज की आंखों के सामने हाथ घुमाते हुए, कहाँ खो गए जहाँ अपना? ये बात सच है राज कि मैं दीपक ले करके भी ढूंढूंगी ना, तो भी मुझे तुम्हारे जैसा लड़का नहीं मिलता। मैंने तो तुम्हें हर दुआ में मांगा है राज, और कुदरत का खेल देखो, तुम किसी को बिना मांगे ही मिल जाओगे।
बहुत खुशकिस्मत होगी वो जिसके हिस्से में तुम आओगे। भगवान से यही दुआ करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। राज, देखो प्रिया, अगर तुम खुश रहोगी तो ही मुझे खुश रहने की दुआ देना। प्रिया, वादा तो नहीं करती, लेकिन कोशिश पूरी करूँगी कि खुश रहूँ और सबको खुश रखूँ। वैसे तुम कब कर रहे हो शादी? राज, कोई मस्त सी लड़की के साथ फ्रेंडशिप करूँगा और फिर उसके घर वालों से हाथ मांगकर शादी कर लूँगा। सिंपल। अपने ही जोक पर जोर से हंसता है। प्रिया, इस बार सम्मोहित होने की बारी प्रिया की थी। मन ही मन दुआ करती है कि ऐसे ही हंसते रहना, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। ओके राज, टाइम हो गया है, मुझे जल्दी से वहीं छोड़ दो और वो मेरा लॉकेट दो। और सुनो, 9 मार्च को मेरी शादी है राज, और जब मेरी बारात विदा हो उस टाइम तुम मुझे झील किनारे उस बरगद के पेड़ के नीचे खड़े मिलना। मैं गाड़ी में से तुम्हें वहाँ से देखूंगी। तुम्हें देखकर मेरे अंदर एक हिम्मत आ जाती है। राज लॉकेट निकालकर प्रिया को दे देता है। प्रिया उसे अपने पर्स में रख लेती है। राजदेव को वहीं रुकने को बोलता है और प्रिया को बाइक पर बैठाकर उसकी कॉलेज के सामने छोड़ के आ जाता है। वापस आते समय वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। देव, यार राज अब क्या करेगा? प्रिया ने तो भागने से मना कर दिया, मेरा तो प्लान फ्लॉप हो गया। राज, तेरा प्लान तो फ्लॉप होना ही था, क्योंकि अगर राज प्रिया भागने के लिए तैयार हो जाती तो मैं उसके साथ कभी शादी नहीं करता। पर देव, आज मुझे अपनी पसंद पर गर्व है। देव, राज से, पर क्यों? राज, देख देव, मेरी एक बात आज ध्यान से सुनो। जिंदगी में जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हो सकी ना, वो आपकी कभी नहीं हो सकती। मैं आज उसे पसंद करता हूँ उसकी काबिलियत की वजह से। और उसकी काबिलियत बनी कैसे? जब उसके माँ बाप ने उसे पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए। उसके माँ बाप कहीं गलत नहीं है, क्योंकि वो जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर ऐसे ही नियम है। ऐसे में उनकी क्या गलती है बताओ? और अगर आज प्रिया अपने माँ बाप की इज्जत पर पैर रख कर आगे बढ़ने के लिए हाँ कर देती तो मैं ज़िंदगी में खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। देव, यार राज, तेरी बातें मेरी समझ से बाहर है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आज मेरे दिल में तेरे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। पर मेरी एक इच्छा है यार, तू कैसे भी करके प्रिया के घर वालों को मनाना। मैं तुम दोनों को अलग होते नहीं देख सकता। तू भी चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर जी रहा है और प्रिया भी आज दर्द छुपा कर ही घर गई है। कुछ करना यार राज, प्लीज़। राज, तू चिंता मत कर यार, हम दोनों अलग होकर भी अलग नहीं हो सकते। और ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया तो तमन्ना किसकी करेंगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जीने का मज़ा देती हैं मेरे यार। मुस्कुराने लगता है। राज के चेहरे पर झूठी मुस्कान देखकर देव अपने आंसू नहीं रोक पाता है और राज के गले लगकर रोने लगता है। अगले दिन राज वापस जोधपुर चला जाता है। प्रिया की शादी में मात्र 19 दिन रह रहे थे। राज समझ गया था कि अब कोई उम्मीद नहीं है। अगर वहाँ रहेगा तो प्रिया की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए उसने भगवान का शुक्रिया किया और वापस चला गया। इधर प्रिया की शादी के कार्ड बंटने शुरू हो गए। सारी तैयारियां जोरों पर थी। घर में सारे लोग खुश थे, बस प्रिया की माँ को छोड़कर। राज को गए अभी 2-3 दिन हुए थे कि एक दिन देव का फ़ोन आता है। देव बहुत घबराया हुआ होता है। राज, हेलो। देव, हेलो राज, कहाँ है? भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। राज, अब बताएगा भी क्या हुआ है? देव, आकाश का एक्सीडेंट हो गया यार, जोधपुर चौराहे पर। राज, क्या बात कर रहा है? थोड़ा चिंतित। देव, हाँ यार, सही कह रहा हूँ, क्या करना चाहिए बता। 108 पर कॉल कर दी है, आ रही है। मैं हॉस्पिटल जाऊँ या ना जाऊँ? फिर वही पुलिस का लफड़ा यार। दूसरा, प्रिया के घर वाले भी अपने को पसंद नहीं करते। कल को कुछ हो गया तो वो सीधा हमें ब्लेम करेंगे। राज, देख देव, तू आकाश को लेकर हॉस्पिटल पहुंच। मैं 35 मिनट में तेरे पास पहुंच रहा हूँ। देव, जल्दी आना भाई, ये पुलिस के सवालों का जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है। राज, तू चिंता मत कर, मैं अभी और इसी वक्त निकल रहा हूँ। राज तुरंत बाइक लेकर जोधपुर पहुँचता है। आकाश को एडमिट करवा दिया था। डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया था। लेकिन जब राज ने पूछा कि डॉक्टर साहब कैसी हालत है, तो डॉक्टर ने स्पष्ट जवाब दिया कि हालत तो बहुत क्रिटिकल है, कुछ कह नहीं सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप भगवान पर भरोसा रखिए। राज ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और प्रिया के पापा को कॉल किया। पापा, हेलो। राज, हेलो सर, मैं राज बोल रहा हूँ। पापा, देखो बेटा, तुम समझदार हो, मैंने तुम्हें उसी दिन भी समझाया था। हमारी बेटी की शादी में 10 दिन रहे हैं आप, और मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि तुमसे ये समझ लो, एक बाप अपनी इज्जत की भीख मांग रहा है। दोबारा फ़ोन मत करना। राज, मेरी बात सुनो अंकल, आकाश जोधपुर क्यों आया था? पापा, हमारी रिश्तेदारी में प्रिया की शादी के कार्ड देने ये वही लोग थे जिस शादी में प्रिया आई थी और राज ने लॉकेट गिफ्ट किया था।
राज, अंकल आकाश का एक्सीडेंट हो गया है। ज़्यादा गंभीर चोट तो नहीं है, पर मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। आप सुबह तक पहुंच जाना। पापा, पर बेटा ये सब कब और कैसे हुआ? राज, आज शाम को शायद वो वापस लौट रहे थे, तभी एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने टक्कर मार दी। मेरा दोस्त देव वहीं मौके पर था। वो कोचिंग से लौट रहा था, जब उसने देखा तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। पापा, बेटा हम पहुंच रहे हैं, तब तक आप हो सके तो उनका ख्याल रखना। राज, अंकल आप चिंता मत करिए। थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई। देव से हादसे के बारे में जानकारी ली और कहा कि जैसे ही इन्हें होश आ जाए तो हमें सूचना कर देना, और वापस चले गए। राज और देव दोनों बैठ गए थे। दोनों तरफ से खामोशी थी। प्रिया का घर। प्रिया के पापा ने तुरंत गाड़ी किराए की और प्रिया, प्रिया की भाभी, माँ और खुद प्रिया के पापा जोधपुर के लिए रवाना हो गए। सभी के चेहरे पर चिंता के भाव थे, परंतु जब प्रिया की भाभी को ये पता चला कि फ़ोन राज ने किया था, तो उन्होंने तुरंत राज पर इल्ज़ाम लगा दिया कि हो ना हो ये उसी का काम है। वो किसी भी तरह प्रिया की शादी रुकवाना चाहता था, इसलिए उसने मेरे पति का एक्सीडेंट करवाया था। मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। प्रिया ने जब सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, परंतु वो इस वक्त अपनी भाभी की हालत समझ रही थी, इसलिए उसने कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। जोधपुर हॉस्पिटल। डॉक्टर, पेशेंट के साथ कौन है? राज, जी मैं हूँ। डॉक्टर, आप क्या लगते हैं उनके? राज, जी मैं उनका रिलेटिव हूँ। डॉक्टर, ओके सर। देखिए, आप अपनी 2 ID जमा करवा दीजिए और इस फाइल पर सिग्नेचर कर दीजिए। हमें पेशेंट का तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, उनके सिर में गंभीर चोट है। राज, सब कुछ ठीक तो है डॉक्टर साहब? डॉक्टर, देखिए सर, अभी कुछ कह नहीं सकते, पर अगले 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी आप दुआ कीजिए। कुछ देर बाद प्रिया के पापा भी परिवार के साथ पहुंच गए। आगे पहुंचे तो उनके रिश्तेदार खड़े थे, परंतु राज वहां नहीं था। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकले। मिस्टर आकाश मल्होत्रा के साथ कौन है? मिस्टर मल्होत्रा, जी मैं हूँ। मैं आकाश का पिता हूँ। डॉक्टर, कांग्रेचुलेसन मिस्टर मल्होत्रा, अब आकाश खतरे से बाहर है। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, आप उनसे मिल सकते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, थैंक यू डॉक्टर साहब, हम आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। डॉक्टर, जी थैंक यू बोलना है तो इन्हें बोलिए। देव की तरफ इशारा करते हुए, यही आकाश को हॉस्पिटल लेकर आए थे। मिस्टर मल्होत्रा, धन्यवाद बेटा। देव, देखिए अंकल, धन्यवाद करना है तो राज भैया को करें। शीशे की तरफ इशारा करता है। जब प्रिया ने अंदर देखा तो आकाश के बराबर वाले बेड पर राज आराम से सो रहा था। प्रिया ने देखा कि राज सोते हुए कितना मासूम लग रहा था। प्रिया ने जब देव से इस बारे में पूछा कि राज वहाँ क्यों? देव, वो एक्सीडेंट के कारण आकाश सर का काफ़ी खून बह गया था। ऑपरेशन के बाद जब आकाश सर को ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो देव ने अपना ब्लड डोनेट किया है। उनका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, इसलिए ज़्यादा ब्लड डोनेट करने की वजह से वो कमजोरी के कारण डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। प्रिया ने जब ये सुना तो वो वॉशरूम का बहाना करके टॉयलेट में गई और मुंह के आगे हाथ रखकर वहीं बैठकर रोने लगी। आवाज़ बाहर न जाए इसलिए उन्होंने अपना मुंह जोर से दबा लिया। जब प्रिया काफ़ी देर तक बाहर नहीं आई तो प्रिया की माँ ने प्रिया को आवाज़ लगाई। प्रिया ने अपने रुमाल से जल्दी से अपनी आंखें पोंछी और बाहर आ गई। प्रिया की माँ। प्रिया की लाल आंखें देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि वो अंदर बहुत रोई है। सारे वहीं बेंच पर बैठकर आकाश के होश में आने का इंतजार करने लगे। प्रिया के आंखों में राज के साथ बिताए पल किसी फिल्म की तरह चलने लगे। सोच रही थी कि राज, तुम मेरे लिए कितना करोगे? तुम्हारे किए उपकार को तो मैं 7 जन्म ले करके भी नहीं चुका पाऊंगी। उसे वो दिन याद आ गया जब आकाश ने घर आकर बताया कि आज उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर राज को समझा दिया है। अब वो कभी हमारे घर फ़ोन नहीं करेगा। लेकिन राज ने प्रिया से कभी इस बात के बारे में जिक्र ही नहीं किया कि उसके भाई ने उसके साथ बदतमीजी की। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज राज ने आकाश की जान बचाई। आज प्रिया को अपनी पसंद पर गर्व हो रहा था। साथ में उसे इस बात का दुख भी था कि उसके परिवार वालों ने राज को संभालने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बताया कि आकाश को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। अब वो बिल्कुल ठीक है। कल शाम तक हम उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। मिस्टर मल्होत्रा सबसे पहले आकर राज से मिले, हाल चाल पूछे। मिस्टर मल्होत्रा, कैसे हो बेटा? राज, मैं ठीक हूँ सर। आकाश भैया कैसे हैं? मिस्टर मल्होत्रा, आपकी दया से वो ठीक है बेटा। राज, दया तो ऊपर वाले की है सर, मेरी तो दुआ है और वो आपके परिवार के साथ हमेशा है। राज ने
जब प्रिया को देखा तो उसने वॉशरूम जाने का इशारा किया। बाकी सब आकाश से मिल रहे थे, उसका हालचाल जान रहे थे। थोड़ी देर बाद प्रिया ने देखा तो राज और देव दोनों वहां नहीं थे। आज प्रिया की भाभी की आंखों में भी आंसू थे कि उसने उस लड़के को गलत समझा जिसने आज उसके सुहाग की रक्षा की। और आज आकाश भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। राज वहां से सीधे डॉक्टर से मिला और कहा कि मैं घर जा रहा हूँ सर। डॉक्टर ने पूछा कि पेशेंट के पास कौन है, तो उन्होंने कहा कि उनके परिवार वाले आ गए हैं, अब मैं जा रहा हूँ। देव राज को अपने रूम पर छोड़कर वापस आ गया। तब तक पुलिस भी वहां आ गई थी और आकाश के बयान लेकर चली गई। देव हॉस्पिटल के बाहर बेंच पर बैठा बैठा यही सोच रहा था कि वो प्रिया और राज को कैसे मिलाए, क्योंकि उसने दोनों की आंखों में एक कशिश, एक तड़प देखी थी। इतने दिनों में देव ये बात समझ गया था कि राज और प्रिया वो इंसान हैं जो दूसरों के पल भर की खुशी के लिए उम्र भर का गम अपने सीने में दबा कर जी लेंगे। तभी उसके मन में एक आइडिया है और वो सीधा वार्ड में पहुंचा। देव अंकल, आप पूरी रात सफ़र करके आए हैं, खाना भी नहीं खाया होगा। यहीं पास में मेरा घर है जहाँ मैं रहकर तैयारी कर रहा हूँ। मेरे मकान मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं, मैंने उनसे बात कर ली है। आप चलकर वहाँ नहा धो करके खाना खा लीजिए। मिस्टर मल्होत्रा, पर देव बेटा, यहाँ आकाश के पास रुकना भी तो बहुत ज़रूरी है। पास में कॉर्नफ्लेक्स है, हम वहाँ नहा धो करके आ जाएंगे। आप तकलीफ मत उठाइए, आपने आगे ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। देव अंकल, तकलीफ का बोलकर हमें पराया मत कीजिए। ऐसा करते हैं, पहले आंटी जी, भाभी जी और प्रिया मेरे साथ चल के थोड़ी देर आराम कर लेंगे, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे और आप चले जाना। मिस्टर मल्होत्रा, हाँ बेटा, ये ठीक है, ये थक भी गए होंगे, ये थोड़ी देर आराम कर लेंगे। मैं यहीं पास में कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से नहाकर फ्रेश होकर के आ जाऊँगा। आप मेरी चिंता मत करो और आप इन्हें ले जाओ। देव उन लोगों को लेकर के घर पहुँचता है। उस घर के अंदर देव का रूम ऊपर होता है। नीचे उनके मकान मालिक के परिवार में मकान मालिक, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी जो कॉलेज में पढ़ती है, और एक उनका बेटा जो 8वीं क्लास में पढ़ता है। मकान मालिक की बेटी का नाम रितु, जिसे देव अपनी छोटी बहन मानता है। घर जाते ही प्रिया देव को इशारे से पूछती, राज कहाँ है? देव इशारे से बताता है, ऊपर है। प्रिया अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हुए इशारा करती है कि मुझे उनसे मिलना है। देव इशारे से समझाता है कि रुको, मैं कुछ करता हूँ। इनके इशारों में हो रही बातचीत को रितु देख लेती है। वो देव से पूछती है कि मैटर क्या है। तभी देव के मन में एक आइडिया आता है और वही रितु को साइड में लेकर समझाता है कि तुम किसी तरह प्रिया की भाभी को कहीं ले जाओ। तो उसने कहा कि भैया, बात क्या है। देव सारी बात रितु को समझाता है। पूरी कहानी सुनकर रितु की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि देव भैया, कैसे भी करके हमें राज भैया और भाभी को मिलाना होगा। थोड़ी देर में सभी ने नहा धो करके भोजन कर लिया। प्रिया की माँ रितु की मम्मी के साथ बातें करने लगी। रितु, भाभी, आप बहुत फिक्र में लग रहे हो। हमारे घर के पास ना पीछे पार्क में एक मंदिर है, वहाँ कोई भी दुआ मांगो तो पूरी होती है। अपने चलते हैं, वहाँ से धागा लेकर आप उस पेड़ के बांध आना। आकाश भैया जल्दी ठीक हो जाएंगे। भाभी, चलो चलते हैं। रितु ने जाते हुए देव को इशारा किया कि वो जैसे ही वापस आएंगे तो कॉल कर देगी। तुम चिंता मत करना, मैं आराम से लेकर आऊँगी। उनके जाते ही प्रिया सीधे राज के रूम में चली गई। प्रिया वहां पहुंची तो राज आराम से सो रहा था। प्रिया वहीं राज के सिरहाने बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकलते रहे। राज के चेहरे को निहारते हुए उसने राज के माथे को अपने होठों से चूम लिया। इस दौरान प्रिया की आंख से निकला आंसू राज के चेहरे पर गिरा, जिससे राज की नींद खुल गई। राज, प्रिया तुम और यहाँ इस वक्त? प्रिया ने बिना कोई जवाब दिए राज को गले लगा लिया और इतना कस के पकड़ लिया जैसे कभी इससे अलग नहीं होगी। ना चाहते हुए भी राज के हाथ प्रिया की पीठ की तरफ बढ़ गए। आज दोनों गले लगकर बेइंतहा रो रहे थे और उनके आंसू ये बयां कर रहे थे कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आज उनके प्यार की गवाही दे रहे थे। वो जमीन पर गिरते आंसू दोनों के साथ साथ कोई और भी रो रहा था, सीढ़ियों पर बैठा, और वो था देव। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, भगवान और परीक्षा मत लो इन दोनों की। ऊपर वाले तू राज और प्रिया को मिला दे। वादा करता हूँ जिंदगी में तेरे से कभी कुछ नहीं मांगूंगा। थोड़ी देर बाद राज ने प्रिया को खुद से अलग किया और बोला, राज देखो प्रिया, तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। प्रिया बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। तभी देव के पास मिस्टर मल्होत्रा का फोन आता है कि आकाश को डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप उन्हें लेकर हॉस्पिटल आ जाइए। प्रिया का मन तो करता है कि वो देव और राज को अपनी शादी में बुलाए, पर वो ये भी जानती है कि राज कभी नहीं आएगा,
इसलिए वो भी बिना राज से मिले वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल वालों ने आकाश को उसका मोबाइल और कुछ पैसे जो उसके कपड़ों से निकले थे वापस कर दिए। आकाश ने जब अपना मोबाइल चेक किया तो उसने देखा कि एक भी कॉल रणजीत ने नहीं किया था। हालांकि आकाश का मोबाइल स्विच ऑफ था, पर जब स्विच ऑन करते हैं तो नोटिफिकेशन आता है कि आपको किस किस ने कॉल किया है, परंतु रणजीत ने एक बार भी ट्राई नहीं किया था। जाने से पहले मिस्टर मल्होत्रा राज को हॉस्पिटल बुलाते हैं और पूछते हैं कि आपका कुल कितना खर्चा हुआ है, क्योंकि जब उन्होंने डॉक्टर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि सर पेमेंट हो चुकी है। मिस्टर राज ने हॉस्पिटल का बिल जमा कर दिया है। राज, देखिए अंकल, आपके घर में शादी है और आप पहले शादी कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि कितने पैसे लगे हैं। शादी में वैसे भी पैसों की ज़रूरत होती है, आप मेरे वाले पैसों की चिंता मत करो, आप आराम से शादी कीजिए। आज मिस्टर मल्होत्रा, आकाश, भाभी, प्रिया, प्रिया की माँ, देव, सबकी आंखों में आंसू थे। मिस्टर मल्होत्रा गाड़ी में सामान रख रहे थे, तभी देव के मकान मालिक और रितु भी वहीं पहुंच गए। मिस्टर मल्होत्रा ने 2 कार्ड निकाले और एक रितु के पापा को दिया और एक राज को दिया और कहा कि बेटा, मैं बहुत अमीर इंसान तो नहीं हूँ, पर कोशिश करूँगा कि आपकी आवभगत में कोई कमी ना हो। आप सपरिवार प्रिया की शादी में जरूर पहुँचे। मैं आपके द्वारा किए उपकार कभी नहीं भूलूंगा। देव मन में सोचता है कि हम आपके द्वारा दिया गया जग कभी नहीं भूलेंगे। तभी गाड़ी का ड्राइवर कहता है कि सारा सामान ध्यान से डाल देना, कुछ पीछे ना छूट जाए। उस ड्राइवर को कौन समझाए, प्रिया को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा, उसका वजूद पीछे रह गया है। प्रिया की शादी वाले दिन सारे बहुत खुश थे। आज रात जोधपुरी कोर्ट में किसी दूल्हे से कम नहीं लग रहा था और प्रिया पिंक कलर के लहंगे में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। दोनों ने मिलकर आज पूरी महफिल को लूट लिया था। हालांकि रणजीत भी दिखने में सुंदर था। राज ने देखा कि आज प्रिया मुस्कुरा रही थी, उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की चिंता के कोई भाव नहीं थे। ये देखकर राज को बहुत खुशी हुई कि प्रिया अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है। थोड़ी देर बाद वरमाला का कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रिया को स्टेज पर बुलाया गया। जैसे ही रणजीत ने प्रिया के गले में माला डालनी चाहिए, प्रिया ने हाथ से रोक दिया कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। सारे हैरान थे, हर कोई कारण जानना चाहता था कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। डीजे बंद हो चुका था, बारातियों में अफरा तफरी मच चुकी थी। थोड़ी देर में बात पूरे पहले से फैल चुकी थी कि प्रिया ने शादी से मना कर दिया है। सारे परेशान थे, बस देव और आकाश दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। जब सब लोगों ने कारण जानना चाहा तो प्रिया ने स्पष्ट कहा कि जो इंसान अपनी शादी वाले दिन बिना शराब पिए नहीं रह सकता, उस इंसान के साथ हरगिज शादी नहीं करूँ। रणजीत, मैं आज के दिन शराब नहीं पीना चाहता था, मुझे धोखे से पिलाई गई है। तभी वहाँ लाइट चली जाती है और स्क्रीन पर एक एक कर फोटो चलने लगती है, जिसमें रणजीत शराब, जुआ, लड़ाई झगड़ा, कॉल गर्ल के साथ फोटो थी। जैसे ही लाइट वापस आई तो प्रिया बोल पड़ी, क्या ये सारी बातें भी झूठ है? ऐसे इंसान से शादी करने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। प्रिया के पापा की आंखें भी खुली की खुली रह गई, क्योंकि उनके साथ इतना बड़ा धोखा होने जा रहा था। आप सोच रहे हो ना कि ये सब हुआ कैसे? तो चलिए थोड़ा पीछे चल के देखते हैं। और ये सारी फोटो खींची थी विनीत ने। विनीत रणजीत का दोस्त, उसके हर गलत काम में विनीत भी सहभागी था। लेकिन उसे अकल उस दिन आई जब वो लोग उसके पापा के गांव जाने के बाद रूम पर बैठकर शराब पी रहे थे। शराब पीने के बाद रणजीत ने विनीत की बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसने बड़ी मुश्किल से रूम में खुद को बंद करके अपनी इज्जत बचाई थी। अगले दिन जब उसकी बहन ने विनीत को रात वाली घटना बताई तो वो उसी दिन से रणजीत से बदला लेना चाहता था, उसे दुनिया के सामने जलील करना चाहता था। इसलिए आज उसने कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर देसी शराब रणजीत को पिलाई। भीड़ में रणजीत को पता नहीं चला कि ये ग्लास उसे किसने दिया, लेकिन उसे पीते ही पता चल गया कि कोल्ड ड्रिंक में शराब है। शराब देसी होने की वजह से दूर से ही उसमें बदबू आ रही थी। लेकिन उस समय तक रणजीत को ये नहीं पता था कि ये सब किस लिए किया गया। उसने तो सिर्फ यही सोचा था कि किसी दोस्त ने मजाक किया है। विनीत ने शादी से पहले दिन सारी फोटो आकाश को दिखाई और आकाश के पास यही मौका था प्रिया और आज को मिलाने का, क्योंकि वो समझ गया था कि रणजीत के साथ उसकी बहन कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। इस बारे में आकाश ने देव से बात की तो देव की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान का शुक्रिया किया। भगवान, एक बात तो सच है कि सच्चा प्यार लौट कर जरूर आता है। देव ने बिना राज को बताए सब कुछ प्लान किया, क्योंकि वो लोग राज को सरप्राइज देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सीधे राज के मम्मी पापा से बात की। राज आज पैलेस में अपने परिवार के साथ था। रितु और उसके पापा की अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे।
प्रिया के ताऊ जी, तुम शादी के लिए मना कर रही हो, लेकिन तुम ये जानती हो कि हमारे समाज में एक बार शादी टूटने के बाद जल्दी से रिश्ता नहीं होता है। सबने मिलकर तुम्हारा रिश्ता रणजीत के साथ तय किया। वो जैसा भी है तुम्हारी किस्मत है, तुम्हें शादी करनी होगी। प्रिया, मेरी पहली और सीधी स्पष्ट बात यह है कि मैं ये शादी हरगिज नहीं करूँगी, भले मुझे सारी उम्र कुंवारा रहना पड़े। ताऊ जी, आज तुम लोगों को रणजीत घटिया किस्म का इंसान लग रहा है। इतने दिन तुम्हारी आंखें फूटी हुई थी जब तुम लोगों ने सारी बातें सोचकर देखकर रिश्ता किया था। उस समय ये सब बातें आपको पता करनी चाहिए थी। आपकी वजह से हम अपनी इज्जत समाज के अंदर मिट्टी में मिलते हुए देख नहीं सकते। मिस्टर मल्होत्रा, भले कुछ भी हो जाए, ये सब बातें मेरे से छुपाई गई हैं। हम हमेशा से समाज और परिवार के बनाए नियमों का पालन करते हुए आए हैं, लेकिन अगर ऐसे नियम जिनसे मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होती है आग लगा दो इन नियमों को, मैं रणजीत के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा। ताऊ जी, आज तो ये शादी तोड़ रहा है, लेकिन तेरी बच्ची से शादी करेगा कौन? कौन बनाएगा इस मनहूस को अपने घर की बहू? राज के पापा, देखो साहब, आपके घर का मामला है, मुझे बीच में तो नहीं बोलना चाहिए, पर इस बच्चे की हिम्मत ने मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी बेटी मनहूस नहीं होती जो अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए। ऐसी बेटियां तो किस्मत वालों को मिलती हैं। ये बच्ची कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देगी। अगर आप बुरा ना मानो तो मेरा बेटा ब्याह खाता है और इसी मंडप में बिना किसी दहेज के 1 रुपए और नारियल के साथ अपने बेटे की शादी मैं प्रिया के साथ करने को तैयार हूँ। इसे अपने घर की बहू नहीं, बेटी बनाकर लेकर जाना चाहता हूँ। प्रिया के पापा ने जब ये सुना तो उन्होंने राज के पापा के पैर छूने चाहे, तो राज के पापा ने उनको गले लगा लिया और कहा कि समधी जी, आपकी जगह तो मेरे दिल में है, बस बच्चे खुश रहने चाहिए। प्रिया के पापा, सही कहते हो साहब, बच्चों की दुआ से ही अपने खुश रहेंगे। सारी उम्र बच्चों के लिए भागते हैं और अंत में अपने बच्चों की खुशियों का गला घोंट देते हैं, सिर्फ झूठी शान के लिए। आज से आग लगाओ ऐसे नियमों को। राज, जो इतनी देर से पूरे घटनाक्रम को सिर्फ देखे जा रहा था, बार बार अपनी आंखें मसल कर देख रहा था कि जो हो रहा है क्या वो सच है या फिर वो कोई सपना देख रहा है। जब उसने इधर उधर देखा तो एक कोने में उसे देव, ऋतु और आकाश हंसते हुए दिखाई दे गए। जब देव ने देखा कि राज उसी की तरफ देख रहा है तो उसने राज की तरफ आंख मार दी। राज के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी रणजीत के एक दोस्त ने पिस्तौल निकाल लिया और कहा कि अगर प्यार से नहीं तो हथियार से सही, भाभी को तो लेकर जाएंगे। साला रणजीत भैया की जिंदगी को अपनी आंखों के सामने झंड होते हुए कैसे देख सकते हैं। और उसने एक फायर हवा में कर दिया। जैसे उसने फायर किया तो पीछे से ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहने आदमी ने गला पकड़कर कहा, कैसे हो मिस्टर मुन्ना? काफ़ी समय से तुम्हें ढूंढ रहे थे। चलो, आज तुम्हें सरकारी दामाद बनाते हैं। जेल की हवा खाओगे तो ये सारी हेकड़ी बाहर आ जाएगी। और तुम पूछो, उससे पहले बता दो कि मैं इंस्पेक्टर राय हूँ। जैसे ही रणजीत ने सुना कि इंस्पेक्टर है तो उसके माथे पर भी पसीना आ गया, क्योंकि मुन्ना के काले कारनामों में थोड़ा बहुत सहयोग तो रणजीत ने भी किया था, क्योंकि उसे भी तो नशा चाहिए था। पुलिस ने मुन्ना और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। रणजीत के पापा ने सभी से माफ़ी मांगी और कहा कि समधी जी, हमें माफ़ कर दीजिए। पुत्र मोह में हम आपकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने चले थे, क्योंकि ये हमारा इकलौता बेटा है और हम इस पर ध्यान नहीं दे पाए। कब ये नशा करने लगा हमें खुद पता नहीं चला। हम चाहते थे कि कोई अच्छी लड़की इसकी ज़िंदगी में आएगी तो शायद इसकी ज़िंदगी बदल जाए, इसलिए हम आपकी बेटी से रणजीत की शादी करना चाहते थे। तभी पंडित जी ने कहा कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। राज के पापा ने राज को आगे बुलाया और प्रिया को माला पहनाने को कहा। राज ने प्रिया को माला पहनाई और प्रिया ने राज को। दोनों गले मिले तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए उनको भावुक देखकर। आज हर कोई भावुक था। प्रिया ने रोते रोते राज को कहा कि तुम तो घर चलो, फिर बात करूंगी। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया था ना कि रणजीत से शादी कर लो। उसके मुंह से ये बात सुनकर राज को हंसी आ गई। उसने एक बार फिर प्रिया को गले लगा लिया। फोटोग्राफर ने सबको स्टेज पर बुलाया और एक फैमिली फोटो कर दी। उस फोटो में भी राज और प्रिया एक दूसरे को देख रहे थे। आज के दिन की ये सबसे खूबसूरत फोटो थी। अगले दिन फेसबुक, न्यूज़पेपर, हर जगह ये खबर थी कि नशेड़ी पति को बैरंग लौटाया दुल्हन ने। व्याख्याता ने 1 रुपए और नारियल लेकर के शादी की। ऐसी खबरों ने पूरे जिले भर में प्रिया और राज को एक उदाहरण बनाकर पेश किया। तो फ्रेंड्स, ये थी राज और प्रिया की छोटी सी लव स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी।
आप सबने हमारी पिछली कहानियों को सुनकर अपना बहुत सारा स्नेह लुटाया है। आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट को पढ़कर मुझे बहुत हौसला मिलता है। आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूँ। और हाँ, मुझे आप लोगों से जानना है कि आप लोग कैसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।